हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम सीटेट सितंबर 2014 प्रीवियस ईयर पेपर के मैथ्स पेडागोजी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर संख्याओं और उन पर संक्रियाओं मात्राओं का मापन आदि का शिक्षण। ऑप्शन नंबर 1 गणित शिक्षण के संकीर्ण उद्देश्य को पूरा करता है, गणित शिक्षण के उच्च उद्देश्य को पूरा करता है, बच्चे की चिंतन प्रक्रिया के गणितीयकरण के उद्देश्य को पूरा करता है, या महत्वपूर्ण गणित शिक्षण के उद्देश्य को पूरा करता है। अगर आपने एनसीएफ 2005 को रीड किया है तो इस क्वेश्चन का आंसर आप आसानी से दे सकते हैं। फैक्चुअल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1, गणित शिक्षण के संकीर्ण उद्देश्य को पूरा करता है। एनसीएफ 2005 में कहा गया है कि जो प्राइमरी लेवल पर नंबर्स के ऊपर जो संक्रियाएँ होती हैं, जिनमें जोड़ना घटाना गुणा भाग 4 प्रमुख संक्रियाएँ होती हैं, ये बताया गया है। इनका जो उद्देश्य है वो संकीर्ण उद्देश्य को पूरा करती हैं। इनको पढ़ाने का उद्देश्य संकीर्ण उद्देश्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कक्षा 3 में एक शिक्षक शिक्षार्थियों को ये संख्या दी गई है 4562 और 728 का योग करने के लिए कहता है। एक शिक्षार्थी प्रश्न के उत्तर में निम्न प्रकार से प्रतिक्रिया करता है। अब जो टीचर ने योग का सवाल दिया, बच्चे ने उसको इस तरीके से लिखा है और इस तरीके से सॉल्व किया है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि भाई ये जोड़ तो गलत है, ये आप देख के समझ गए होंगे। तो बच्चे में कौन से कौशल की कमी है? पहला ऑप्शन है योग के कौशल, दूसरा है स्थानीय मान की अवधारणा, तीसरा है पुनर्समूहीकरण के द्वारा योग के कौशल, और चौथा है योग के सही क्रम की अवधारणा। तो आप बच्चे ने जिस तरीके से सॉल्व किया है उसे देखिए। बच्चे ने सॉल्व किया है, इसका मतलब ये है कि वह भाई योग की अवधारणा तो जानता है, लेकिन उसको स्थानीय मान की अवधारणा नहीं पता, जिस कारण से उसने उसको गलत तरीके से जोड़ दिया है और गलत जगह पे लिख दिया है। स्थानीय मान वो इकाई दहाई की अवधारणा उसको क्लियर नहीं है, इस कारण से इस क्वेश्चन को उसने इस तरीके से सॉल्व किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा 4 की पाठ्यपुस्तक से दी गई निम्नलिखित समस्याओं में से कौन सी बहु अनुशासनात्मक समस्या की ओर संकेत करती है? कक्षा 4 की पाठ्यपुस्तक में एक प्रॉब्लम दी गई है और आपसे बोला गया है कि इनमें से कौन सी प्रॉब्लम ऐसी है जो बहु अनुशासनात्मक समस्या की ओर संकेत करेगी। ये 4 प्रॉब्लम्स देखिए आप। पहली प्रॉब्लम है, भारत के झंडे का आरेख बनाइए और झंडे में सममिति रेखाओं की संख्या की पहचान कीजिए। दूसरा है, दी गई आकृति की दर्पण छवि प्रतिबिंब का आरेख बनाइए। तीसरा ऑप्शन है, दी गई आकृति में कितनी सममित रेखाएं हैं। और चौथा है, किसी दी गई ज्यामिति आकृति में एक सममिति रेखा खींचना। अब जो अदर ऑप्शन है आप देखिए, चौथा, ये कहीं से बहु अनुशासनात्मक समस्या की ओर संकेत नहीं कर रहा है। सिंपल सा पूछा गया है कि भाई किसी दी गई ज्यामिति आकृति में एक सममित रेखा खींचना, ये बड़ा सिंपल सा टर्म है, इसमें कोई ज़्यादा समस्याएं बच्चे को नहीं होंगी, तो ये वाला ऑप्शन हट गया। नेक्स्ट ऑप्शन देखिए, दी गई आकृति में कितनी सममिति रेखाएं हैं। इसमें भी बच्चा सिंपली काउंट कर लेगा कि कितनी सममिति रेखाएं हैं। उसके ऊपर वाला ऑप्शन देखते हैं, दी गई आकृति की दर्पण छवि का आरेख बनाइए। इसमें भी एक ही क्रियाकलाप करने को कहा जा रहा है बच्चे को। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है, भारत के झंडे का आरेख बनाना, फिर झंडे में सममिति रेखाओं की संख्या का पहचान करना, इसके लिए उसको पहले झंडे का मानचित्र मतलब कैसे बनाया जाता है वो पता हो, और उसको बनाने के लिए पहले काम करना होगा, उसके बाद सममिति रेखाओं की संख्या काउंट करनी होगी। तो बहुत सारे उसको कार्य करने पड़ेंगे। इस कारण से इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर 1 होगा, जो कि इस टर्म को सेटिस्फाई करता है कि बहु अनुशासनात्मक समस्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये ग्रिड दी गई है पेपर पे, आपको क्वेश्चन में ये ग्रिड दी गई है और आपसे पूछा जा रहा है कि भाई ये किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं टीचर, ये निरूपण किसकी ओर संकेत करता है। तो ये जो OTH लिखा गया है, ये होता है वंस, टेंस, 0 होता है वंस, T होता है टेंस, H होता है 100 और TH होता है 1000। मतलब कि यहाँ इस ग्रिड के द्वारा इकाई दहाई सैकड़ा और हज़ार की जो अवधारणा होती है वो सिखाई जाती है। ये सिंपल सा क्वेश्चन था। ये निरूपण किसकी ओर संकेत करता है? तो यह स्थानीय मान की अवधारणा को सिखाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
प्राथमिक स्तर के बच्चे दी गई आकृतियों को उनकी दिखावट के आधार पर वर्गीकृत करने के योग्य हैं। बेन हाइल के अनुसार वे ज्यामिति के खाली स्थान पर हैं। बेन हाइल की ज्यामिति चिंतन की एक थ्योरी दी गई है जिसमें उन्होंने 5 महत्वपूर्ण स्तर बताए हैं और उन प्रत्येक स्तर में बच्चा किस स्थिति में उस स्तर पर पहुंचता है ये उन्होंने उसे दर्शाया है। तो अगर आपने बेन हाइलेक को पढ़ा है तो इस क्वेश्चन का आंसर आप बड़ी इजीली दे सकते हैं। देखिए मैथ्स पेडागोजी में कुछ सिलेक्टेड चीज़ें ऐसी हैं, थ्योरीज ऐसी हैं जो आपको पढ़नी पड़ेंगी क्योंकि उनसे रेगुलर सीटेट में क्वेश्चंस आते ही हैं। उन्हीं में से एक है बेन हाइलेक की थ्योरी, तो इसको आप अच्छे से पढ़ के रखिए, इससे आपका 1 नंबर श्योर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो है मानसिक चित्रण स्तर, क्योंकि जब कोई बच्चा दिखावट के आधार पर किसी चीज़ को वर्गीकृत करता है तो वह मानसिक चित्रण स्तर पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हस्तपरक प्रतिमान स्तर चित्र, लिखित प्रतीक, मौखिक और लिखित भाषा, वास्तविक संसार की स्थितियाँ अथवा संदर्भ खाली स्थान को दर्शाने के 5 तरीके हैं। ये जो 5 स्टेप्स ऊपर दिए गए हैं वो इन 4 ऑप्शंस में से किस चीज़ को दिखाते हैं? पहला ऑप्शन दिया गया है गणितीय चिंतन एवं विचार, दूसरा है ज्यामितीय प्रमाण, तीसरा है गणित की पाठ्यचर्या और चौथा है गणितीय शब्द भंडार। अब देखिए शब्द भंडार में स्थिर चित्र और लिखित प्रतीक कैसे आएंगे, ये आप ऐसे एलिमिनेट कर सकते हैं ऑप्शंस को। तीसरा ऑप्शन है गणित की पाठ्यचर्या। पाठ्यचर्या क्या होती है? जो क्लास में टीचर किसी टॉपिक से संबंधित बात करते हैं वो पाठ्यचर्या कहलाती है। तो ये पाठ्यचर्या कैसे हो सकती है, ये आप खुद ही ऐसे एलिमिनेट कर सकते हैं ताकि आप करेक्ट आंसर तक पहुंच पाएँ, अगर आपको करेक्ट आंसर नहीं पता है तो। दूसरा ऑप्शन देखिए ज्यामितीय प्रमाण, जियोमेट्रिकल प्रूफ। जियोमेट्रिकल प्रूफ में ये 5 स्टेप्स कैसे फॉलो होंगे ये आप देखिए। हस्तपरक प्रतिमान, फिर दिया है स्थिर चित्र, लिखित प्रतीक, मौखिक और लिखित भाषा। ये ज्यामितीय प्रमाण के अंतर्गत इतने सारे स्टेप्स नहीं आते। जियोमेट्रिकल प्रूफ में सिंपल से थ्योरम्स होते हैं जिनके द्वारा उनको प्रूफ किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 ही एकमात्र ऑप्शन है जो यहाँ पे करेक्ट बैठता है और यही करेक्ट आंसर है। गणितीय चिंतन एवं विचार के दर्शाने के लिए ये 5 तरीके यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाग की अवधारणा पढ़ाने के बाद एक शिक्षक कक्ष में गणितीय दीवार का निर्माण करते हैं। एक टीचर है वो क्लास में भाग की अवधारणा पढ़ाते हैं और शिक्षार्थियों को 48 घंटों में दिए गए कॉलमों में भाग संबंधी कोई 2 तथ्य लिखने के लिए कहते हैं। ये कॉलम दिए गए हैं और वो बच्चों से कहते हैं कि 48 आवर्स में आपको कम से कम 2 तथ्य इसमें भाग से संबंधित लिखने हैं। अब आपसे पूछा जा रहा है कि यह गतिविधि खालिस्तान में शिक्षक की सहायता कर सकती है। ये जो एक्टिविटी टीचर ने क्लास में करवाई ये उनको कैसे हेल्प करेगी टीचर को? ऑप्शंस देखिए, पहला है शोर मुक्त कक्ष में वातावरण बनाने, दूसरा अगले 2 दिनों के लिए शिक्षार्थी को किसी गणितीय कार्य में व्यस्त रखने। ये देखिए जो व्यस्त रखने वाले ऑप्शंस होते हैं वो आप हटा सकते हैं क्योंकि पेडागोजी में कभी भी ये नहीं कहा जाता कि आप बच्चों को व्यस्त रखने के लिए कोई कार्य करें। हर काम को करने का कोई ना कोई उद्देश्य होता है, तो व्यस्त रखने के लिए तो आप कुछ नहीं करेंगे टीचर बच्चों के लिए। फिर है आपसे तीसरा क्वेश्चन प्रत्येक बच्चे की अभिव्यक्ति के और एक दूसरे से सीखने के अवसर देने के लिए। ये देखिए ये ऑप्शन बिल्कुल फिट बैठ रहा है यहाँ पे और करेक्ट आंसर भी यही है कि भाई बच्चों को आप एक्सप्रेस करने के मौके दें जो उन्होंने सीखा है और एक दूसरे से सीखने के अवसर भी दें ताकि अगर कोई बच्चा गलत कर रहा है तो वो जो सही कर रहा है उससे सीख सके। चौथा ऑप्शन देखिए शिक्षार्थियों द्वारा सीखे गए तथ्यों की संख्या का रिकॉर्ड रखने में। ये ऑप्शंस भी सही नहीं है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं अब शिक्षार्थी के गणितीय निष्पादन अवरोधन के साथ संबंधित चाक्षुष स्मृति अवरोध का संभावित संकेतक है। चाक्षुष जो स्मृति है उसका संकेतक आपसे पूछा जा रहा है कि भाई शिक्षार्थी जो है बच्चा जो है वो गणितीय निष्पादन में अवरोध हो रहा है उसके, तो कौन सा ऐसा इनमें से ऑप्शन है जिसके द्वारा यह पता चल सके कि भाई चाक्षुष स्मृति में अवरोध है बच्चे की? पहला ऑप्शन देखिए गणितीय संबंधी तथ्यों के संधारण में अयोग्यता और समय बताने में कठिनाई,
ऑप्शन नंबर 2 है संख्या रेखा का प्रयोग करने में कठिनाई। ऑप्शन नंबर 3 एक क्रम में गणना करने में कठिनाई। छोटे परिचालनों के साथ व्यवहार करने में कठिनाई। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। वो इसलिए कि अगर बच्चे की मेमोरी में कोई समस्या हो रही है, जैसे यहाँ पे लिखा गया है चाक्षुष स्मृति अवरोध का संभावित संकेतक, तो अगर मेमोरी में समस्या है तो बच्चे को तथ्यों के संधारण में, संधारण का अर्थ होता है उनको धारण करना, तथ्यों के संधारण में दिक्कत होगी और समय बताने में भी कठिनाई होगी। चाक्षुष मतलब जो देखने से संबंधित होती है विजुअल मेमोरी, वो आती है, तो वो टाइम बताने में भी उसको समस्या होगी और गणितीय जो तथ्य होते हैं उनको भी वो धारण नहीं कर पाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक शिक्षक कक्षा 3 में निम्नलिखित कार्डों का वितरण करता है और बच्चों को समान आकृतियों का मिलान करने के लिए कहता है। टीचर्स ने ये कार्ड जो आपको क्वेश्चन में दिखाए गए हैं इनको बच्चों में वितरित किया और आपसे पूछा कि भाई समान आकृतियों को मिला दिया गया है, मिलाने के लिए बोलता है बच्चों से, और आपसे पूछ रहा है कि इस गेम का उद्देश्य क्या है। कक्ष के वातावरण को व्यस्त और आनंददायक बनाना। अभी मैंने ऊपर आपको बोला था कि भाई व्यस्त रखने के लिए पेडागोजी में बहुत ही कम चीज़ें की जाती हैं या कोई भी चीज़ नहीं होती। बच्चों को व्यस्त रखना कभी भी टीचर का मोटिव नहीं होता। दूसरा ऑप्शन है विभिन्न अभिविन्यासों में समान आकृतियों की पहचान करने में बच्चों की मदद करना। तीसरा ऑप्शन है आँख हाथ के समन्वय को बढ़ाना। और चौथा है समानता और सर्वांग समता की अवधारणा विकसित करना। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, विभिन्न अभिविन्यासों में समान आकृतियों की पहचान करने में बच्चों की मदद करना। अब ऑप्शन नंबर 3 आप देखिए, आँख हाथ के समन्वय को बढ़ाना। आँख हाथ के समन्वय को बढ़ाने के लिए ये आकृतियाँ मिलाने के लिए कैसे दी जाएंगी, ये आप सोच के देख सकते हैं। इसके लिए कुछ और भी चीज़ें की जा सकती हैं, कुछ और एक्टिविटी भी हो सकती है। चौथा ऑप्शन देखिए, समानता और सर्वांग समता की अवधारणा विकसित करना। समानता और सर्वांग समता की अवधारणा विकसित करने के लिए टीचर कोई TLM यूज़ करेगा, ठोस रूप में कोई यूज़ चीज़ करेगा ताकि वो सर्वांग समता की कॉन्सेप्ट को बच्चों के अंदर डेवलप कर पाए। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे करेक्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, जियो बोर्ड किसके शिक्षण का एक प्रभावी साधन है। ये जियो बोर्ड जो है वो एक TLM है, आप में से काफ़ी लोग जानते होंगे। जियो बोर्ड कुछ इस तरह का होता है, इसमें बहुत सारे ऐसे पिन लगे होते हैं पूरे बोर्ड में, और इन पिन की सहायता से बच्चे को जियोमेट्रिकल शेप्स बनाना सिखाया जाता है। जैसे इसमें मैं आपको बना के दिखाता हूँ, इस तरह से एक ट्रायंगल बना के दिखाया जा सकता है बच्चे को, और अन्य भी शेप्स बना के दिखाए जा सकते हैं, जैसे एक रेक्टेंगल को भी बनाया जा सकता है। दोबारा दिखाता हूँ, ये देखिए इस तरह के डॉट्स उसमें पूरे बोर्ड में होते हैं, और ये देखिए ये रेक्टेंगल बन गया है, आयत बन चुका है। तो जियो बोर्ड का यूज़ बच्चे को आधारभूत ज्यामिति अवधारणाओं जैसे किरणें, रेखाएं और कोण बताने के लिए किया जाता है। दूसरा ऑप्शन देखिए, ज्यामितीय आकृतियों और उनकी विशेषताएं। तीसरा है द्विविमा और त्रिविमा आकृतियों में अंतर करना, और चौथा है सममिति की अवधारणाएं। तो करेक्ट आंसर क्या है यहाँ पे, ज्यामितीय आकृतियाँ, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्ष में गणितीय भाषा में निपुणता को निम्नलिखित क्रम में समस्याओं को प्रदर्शित करने के द्वारा पढ़ाया जा सकता है। गणितीय भाषा में बच्चे में निपुणता लाना है, मतलब उसको गणितीय भाषा का अच्छे से आपको ज्ञान कराना है, तो उसके लिए आप इनमें से कौन से स्टेप्स फॉलो करेंगे। स्टेप्स तो ये चारों फॉलो किए जाते हैं, लेकिन उनका सीक्वेंस पूछा जा रहा है कि सीक्वेंस क्या होगा। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊँ कि प्रतीकात्मक भाषा वाला जो ऑप्शन है, जैसे ऑप्शन नंबर 2 है सिंबॉलिक लैंग्वेज, ये देखिए आप इस तरह एलिमिनेट कर सकते हैं कि सिंबल बच्चे को कभी भी लैंग्वेज के सिंबल डायरेक्टली नहीं सिखाए जाते। आप डायरेक्टली कैसे किसी लैंग्वेज के सिंबल आप बच्चे को सिखा सकते हैं। सिंबल के बारे में डायरेक्ट नहीं पहुंच सकता है, पहले उसकी भाषा से उसको शुरू करना पड़ेगा। जैसे थर्ड ऑप्शन और 1 ऑप्शन में से एक सही आंसर हो सकता है, इसको हम देखेंगे कि कैसे सही आंसर तक हम पहुंचेंगे। पहला ऑप्शन देखिए, पहली स्टेप तो रोज़मर्रा की भाषा होगी, क्योंकि जो बच्चा डेली लैंग्वेज यूज़ करता है उसके द्वारा ही आप आगे
अन्य चीज़ों को दोहराएंगे ताकि वो कनेक्ट कर पाए। तो पहला स्टेप हो जाएगा रोज़मर्रा की भाषा। उसके बाद दूसरा स्टेप हो जाएगा गणितीयकरण की स्थिति की भाषा। भाई क्लास में जो आप मैथ्स पढ़ा रहे हैं उस दौरान कैसी सिचुएशंस बन रही है उसके अकॉर्डिंग आप भाषा यूज़ करेंगे। उसके बाद दिया गया है गणितीय समस्या समाधान की भाषा, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग लैंग्वेज होती है, जो किसी समस्या को समाधान करते समय जो भाषा यूज़ की जाती है, फिर आप उसको वो सिखाएंगे। और देन सिंबॉलिक लैंग्वेज, फिर जाके आप गणित की एकदम सिंबल उसको सिखाएंगे कि भाई ऐसे सिंबल यूज़ किए जाते हैं। जैसे जैसे आपको समरूपता पढ़ाना है तो आप डायरेक्टली उसको ऐसा नहीं बोलेंगे कि समरूपता ऐसे ये चिन्ह होता है समरूपता का। पहले आप उसको कनेक्ट करेंगे, धीरे धीरे उस चीज़ तक पहुँचेंगे उसकी खुद की भाषा यूज़ करते हुए, फिर सिंबॉलिक भाषा, गणित की जो भाषा है वो बच्चा सीखेगा और उसमें निपुणता प्राप्त कर पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित में प्रक्रमण संबंधी प्रभावपूर्णता का अर्थ है नियमों, सूत्रों और कलन विधियों, कलन गणित का ज्ञान होना और परिशुद्धता, लचीलेपन एवं निपुणता के साथ उनका क्रियान्वयन करना। गणित में लचीलेपन खालिस्तान की ओर संकेत करता है। अब यहाँ पे लचीलेपन की बात की जा रही है, जैसे इंग्लिश में फ्लेक्सिबिलिटी कहते हैं। लचीलापन क्या होता है कि किसी भी सब्जेक्ट में अधिक से अधिक अन्य चीज़ों को करने के मौके दिए जाएं उसमें, या उसमें ऐसे अवसर दिए जाएं कि और प्रोसेस को और मेथड्स को अपनाया जा सके, वह लचीलापन होता है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से 4 स्टेप्स में से कौन सा ऐसा है जो लचीलेपन की ओर संकेत कर रहा है। पहला ऑप्शन देखते हैं, समान प्रकरण से विभिन्न प्रकार की समस्याओं का समाधान करने की योग्यता, समान निपुणता के साथ अंकगणित और ज्यामिति की समस्याओं का समाधान करने की योग्यता, एक से अधिक उपागमों का प्रयोग करते हुए एक खास प्रकार की समस्या का समाधान करने की योग्यता। ये देखिए यहाँ पे एक से अधिक उपागमों का प्रयोग करते हुए एक खास प्रकार की समस्या का समाधान करने की योग्यता के बारे में बोला गया है। जैसा कि मैं आपसे बोल रहा हूँ कि फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है कि भाई एक से अधिक चीज़ें आप यूज़ कर सकें, ऐसे मौके उस सब्जेक्ट में या टॉपिक में दिए जाएं, यही फ्लेक्सिबिलिटी कहलाती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक बच्चा मानसिक रूप से 27 + 38 को 65 के रूप में परिकलित करता है। जब उसे योग करने के अपने तरीके के बारे में व्याख्या करने के लिए कहा गया तो उसने प्रतिक्रिया के रूप में कहा कि 38 40 के नज़दीक है, इसलिए 27 + 40 67 है, तो मैंने 65 को प्राप्त करने के लिए 2 घटा दिए। बच्चे ने एक्चुअली क्या किया कि उसको 27 और 38 को प्लस करना था और उसने 65 करेक्ट आंसर दिया। जब टीचर ने उससे पूछा कि भई आप 65 तक कैसे पहुँचे, तो बच्चे ने जवाब दिया कि सर मैंने क्या किया कि 38 40 के नज़दीक है, तो मैंने उसको 40 एज्यूम करके चला, 40 मान के चला और 40 और 27 को जोड़ दिया तो कितना हुआ 67। अब चूँकि उसने 38 में 2 जोड़ के 40 को प्राप्त किया था, इसलिए वो 67 में से 2 घटा देता है और वापस 65 को प्राप्त कर लेता है। ये जो बच्चे ने प्रक्रिया की है ये कहलाती है पुनर्समूहीकरण, रीग्रुपिंग। उसने उन संख्याओं को वापस से दूसरे ग्रुप में बनाया और आपस में जोड़ के फिर दोबारा उस आंसर पर पहुंच गया जहां उसे पहुंचना था। यह प्रक्रिया पुनर्समूहीकरण कहलाती है। इस तरीके का क्वेश्चन सीटेट अक्सर पूछता है। हर पेपर में लगभग एक क्वेश्चन अलग अलग क्वेश्चन मतलब अलग अलग संख्याएं देके पूछा जाता है आपसे, और करेक्ट आंसर इसका क्या है, पुनर्समूहीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसिक गणित संबंधी गतिविधियां महत्वपूर्ण हैं क्योंकि यह निम्नलिखित में से किसी एक के अवसर उपलब्ध कराती हैं। मेंटली जो मैथ्स सॉल्व करने की एक्टिविटीज़ होती हैं, इनमें से कौन सी एक गतिविधि है जो ये अवसर उपलब्ध कराती है। ऑप्शन नंबर 1 देखिए, मानसिक संगणना संबंधी प्रक्रियाओं का विकास, क्योंकि शिक्षार्थी तेज गति से संख्याओं के परिकलन के बीच संबंधों की पहचान करने की कोशिश करते हैं। ऑप्शन नंबर 2, पेपर पेंसिल का उपयोग करते हुए कक्षा में प्रक्रियाओं को सीखने में निपुणता प्राप्त करना। देखिए अब जब मानसिक की बात की जा रही है तो पेपर पेंसिल से यह ज़्यादा अच्छा नहीं होगा, मौखिक आप अगर करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। कलन विधि, एल्गोरिदम को सीखने में निपुणता प्राप्त करना और कम समय में अधिक संख्या में समस्याओं का अभ्यास करना। चौथा ऑप्शन है, परिकलन में परिशुद्धता के साथ उनकी गति को बढ़ाने और परीक्षाओं में उनके निष्पादन में सुधार करने में मदद करना।
तो यहाँ पे करेक्ट जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1, मानसिक संगणना संबंधी प्रक्रियाओं का विकास, क्योंकि शिक्षार्थी तेज गति से संख्याओं के परिकलन के बीच संबंधों की पहचान करने की कोशिश करते हैं। जब वो कोई सवाल हल कर रहे होते हैं तो वो परिकलन करते समय उनके बीच रिलेशन ढूंढने को कोशिश कर रहे होते हैं ताकि कोई रिलेशन मिले और जल्दी से वो एकदम सॉल्व कर पाएँ क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। प्राथमिक कक्षा का एक बच्चा संख्या, संक्रिया चिन्हों, सिक्कों एवं घड़ी की सुइयों में अंतर स्थापित नहीं कर पाता है। यह तथ्य इंगित करता है कि इस बच्चे को निम्नलिखित में से किस प्रक्षेत्र में समस्या है। अब बच्चा जो है वो संक्रिय चिन्हों, सिक्कों और घड़ी की सुइयों में अंतर डिफाइन नहीं कर पा रहा है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि भाई कौन सा क्षेत्र बच्चे का प्रभावित होगा। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है और इसका आंसर है दृश्य प्रक्रमण, यानी कि विजुअल प्रोसेसिंग। भाई वो देख के अंतर नहीं कर पा रहा है, तभी तो दृश्य प्रक्रमण से संबंधित है ये क्वेश्चन। मतलब इसका आंसर दृश्य प्रक्रमण है, देख के वो अंतर नहीं कर पाता है। तो यहाँ पे हमारे सीटेट के 15 जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे मैथ्स पेडागोजी के वो पूरे हुए। अगर आपको इन पेपर्स का PDF चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम ग्रुप की लिंक पर क्लिक करें और उस ग्रुप से आप इस पेपर का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।